नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म आरकेपी स्टडी प्लस पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, जितने भी हमारे वयस्क साथी हैं उन्होंने मतदान अपने अपने क्षेत्र में जिस भी चरण में होगा, जिस भी पार्ट में होगा, आपने किया होगा और हमारे उस मतदान का रिजल्ट आ चुका है। जैसा भी आया, अब कोई कुछ लोग दुखी हैं तो कुछ लोग सुखी हैं, कुछ लोग हार के भी खुशी मना रहे हैं और क्या है, कुछ लोग जीत के भी दुखी बैठे हैं। तो आप उनमें से किस में आते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको फर्क पड़ता है सिर्फ इस बात से कि इस इलेक्शन से हमें ये नहीं जानना है, हमें उससे मतलब नहीं है कौन कहां से जीता, किसने कितने वोट पाए, क्योंकि ये हमारे मतलब की कोई भी चीजें नहीं है। क्या है, हमारे मतलब की चीजें ये नहीं है। जो हमारे मतलब का है वो हम आज आपके लिए लाए हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2022 2024। तो 2024 में जो हमारे लोकसभा चुनाव हुए हैं, इनके बारे में हम ये नहीं आपको पढ़ाएंगे कि मोदी जी कहाँ से खड़े हुए थे, योगी बाबा कहाँ से हार गए, या अखिलेश यादव की बिटिया ने कहाँ से कैंपेन शुरू किया। ये सब आपको नहीं जानना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपके एग्जाम में आएगा क्या? आएगा भारतीय चुनाव आयोग। क्या आएगा? भारतीय चुनाव आयोग। क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आएगा, चुनाव आयुक्त आएगा, और क्या आएगा? आपका ईवीएम के बारे में आ सकता है। तो जहां से आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से प्रश्न बन सकते हैं, हम आपको वहां से पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? वहां से आपको बताएंगे। और हम आपसे वादा करते हैं, ऐसा हम विश्वास रखते हैं, जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि हम आज जो भी जितना भी आपके लिए मैटर लेकर के आए हैं, इस मैटर से आपका कोई भी ऐसा वनडे एग्जाम नहीं है, इसके बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला। क्या है? इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। अपनी मेहनत पे हर इंसान को विश्वास होना चाहिए। और इसी के साथ मैं आपसे कह रहा हूं, 99% इस क्लास से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? ये आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और क्या है, दबा के शेयर करना है। क्या मतलब? शेयर वाला ऑप्शन दबा के शेयर करना है। दबा के शेयर, ये नहीं आपको दबा के शेयर करना है। दबा के शेयर करने का मतलब ये है, आपको शेयर वाले आइकन पे दबाना है और फिर क्या करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका उत्तर प्रदेश के एग्जाम से ही नहीं। आप कहोगे सर आप उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ा रहे थे, आप ये पढ़ाने। अरे भाई, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल नहीं, जितने 28 राज्य हैं ये सबके लिए स्पेशल है। क्या है? ये पूरे 28 राज्यों का स्पेशल है। हमें लिख देना चाहिए उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र सबका स्पेशल है। और साथ ही जो हमारे सेंट्रल के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी स्पेशल है। यहाँ तक कि आपका यूपीएससी यूपीपीसीएस तक के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम आपको उसी तरह से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं कहते कि हम आईएएस लेवल का पढ़ा रहे हैं इसमें, लेकिन हाँ, आपके जितने भी वनडे एग्जाम है, चाहे वो आपका यूपीपीसीएस लेवल तक का, हम आपको इसमें पढ़ाने कवर करने की कोशिश करेंगे। और बाकी आपका चपरासी, खल्लासी, यूपी ट्रिपल एससी, एजीटीए, और आपका जो रेलवे, बैंक, जितने भी एग्जाम है, सबके लिए यहाँ से प्रश्न आएंगे और जरूर आते हैं। क्योंकि इसमें आपका पॉलिटी भी है, आपका करंट भी है, हर एक चीज आपकी इसमें शामिल है। तो आज के इस टॉपिक को शुरू करेंगे, थोड़ा लंबा हो सकता है, कृपया पेशेंस बना करके इसको पूरे टॉपिक को देखें। मैं गारंटी लेता हूं 1 से 2 नंबर, इवन जो 2024 में एग्जाम होने वाले हैं उनमें तो 100% संभावना है कि 1 से 2 प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में आएंगे। क्या है? हर एक एग्जाम में आपके 1 से 2 प्रश्न आपको इस क्लास से फंसने वाले हैं। तो शुरू करेंगे अपनी क्लास को। तो क्लास को शुरू करेंगे और देखेंगे, सबसे पहला हमारा क्या है पॉइंट? पॉइंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? भारतीय निर्वाचन आयोग। अब जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इसका जो गठन, सबसे पहले तो आप जानिए इसका गठन कब हुआ। इसका जो गठन है वो 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया जाता है। क्या? क्योंकि हमारा जो देश है वो आपका 1947 में आजाद होता है। इसके बाद में हमारा जो गणतंत्र दिवस है वो मनाया जाता है कब से? 26 जनवरी 1950 से क्या है, पूरी तरह से हमारा क्या होता है, संविधान लागू होता है। अब क्या होता है कि 25 जनवरी 1950 को क्या किया जाता है, इसका गठन किया जाता है कि ये एक ऐसी संस्था होगी जो क्या है, भारत में चुनाव कराएगी। अब भारत में चुनाव कराने का मतलब ये है कि आप कहोगे कि सर फिर तो ये प्रधानी का भी चुनाव कराती? नहीं, प्रधानी का चुनाव ये नहीं कराती है। कुछ चुनाव है जो ये कराती है, और बाकी जो राज्य के जो चुनाव है, लोकल लेवल के जो चुनाव है, इसके लिए क्या है, हमारा राज्य निर्वाचन आयोगों का गठन किया गया है। जो क्या है, वो आपके नगर पालिका का हो गया, नगर परिषद का हो गया, नगर निगम का हो गया, आपका ग्राम पंचायत का हो गया, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ये सारे एग्जाम कौन कराते हैं? आपका राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। अब ये कौन कौन से इलेक्शन कराता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। तो जो इलेक्शन कमीशन है, इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को। क्या?
25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। और ये क्या है, ये एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? स्वायत्त संवैधानिक संस्था है। स्वायत्त का मतलब ये हुआ कि इसे अपने फैसले लेने का खुद अधिकार है। कोई भी इसके ऊपर, इसके फैसले को ये नहीं है कि आप कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप इसको पलट दो, ऐसा नहीं है। और ये कैसी संस्था है? ये आपकी संवैधानिक संस्था, यानी कि इसका उल्लेख जो है आपका संविधान में है। और कहाँ पे है? संविधान के भाग 15 में है। आर्टिकल कौन से हैं? आर्टिकल है 324 से लेकर के 329। क्या? 324 से लेकर के 329 आपका निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। और कहाँ पे? आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि भारतीय संविधान में। तो इसकी स्थापना आप होती है 25 जनवरी 1950 को। इसका सचिवालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? नई दिल्ली में। अब एक प्रश्न बनता है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? आपके सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। अगला, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है आपके राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। और इनके साथ में दो अन्य चुनाव आयुक्त हैं। क्या है? दो अन्य चुनाव आयुक्त। यहीं पे आप एक बात जान लीजिए कि जब 1950 में इस संस्था का गठन किया गया था, तब क्या था? इसमें सिर्फ ये एक सदस्य ही संस्था थी, यानी कि तब सिर्फ और सिर्फ एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करता था। लेकिन थोड़े दिनों के बाद में क्या हुआ? इसमें बदलाव किया गया और इस संस्था को क्या किया गया? बहुसदस्यीय संस्था बनाया गया, यानी कि इसमें दो लोगों को और जोड़ा गया। तो ये कितने सदस्यीय संस्था है? ये टोटल 3 सदस्यीय संस्था है। इसमें एक होते हैं क्या? सीईसी, यानी कि चीफ कमीशन, क्या गड़बड़ हो गया? हाँ सही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कौन? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी। सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक होते हैं और दो अन्य कौन होते हैं? इलेक्शन कमिश्नर। तो अब वर्तमान में जो सीईसी हैं, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त है, वो है आपके राजीव कुमार। और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं दो, वो कौन से? आपके ज्ञानेश कुमार और एसएस सिंधु। आपको इन तीनों का नाम याद रखना है। 2024 और 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के लिए, क्योंकि 2024 में चुनाव हुए हैं। और वर्तमान चुनाव आयुक्त तो आपके कौन है? राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार और एसएस सिंधु। अब 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार 25 जनवरी 2024 वाले जो मतदाता दिवस है, उसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। क्या? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। और अगर इंग्लिश में आप बात करें तो इंग्लिश में आपका नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो आपको इतनी बातें याद रखनी इलेक्शन कमीशन के बारे में। आगे चलेंगे तो आगे है निर्वाचन आयोग के बारे में और बातें हैं। तो पहला पॉइंट है, भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। कैसा है? स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। यह बात हम आपको बता चुके हैं। जो भारत और संघ, भारत में संघ और राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का प्रशासन के लिए जिम्मेवार, यानी कि चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, उनका प्रशासन क्या होगा, तो ये सब कौन कर रहा है? आपका चुनाव आयोग का काम होता है। किसका काम होता है? आपका चुनाव आयोग का काम होता है। अगला पॉइंट है, यह भारत में, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं तथा देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन का प्रबंधन करता है। यानी कि जो भारतीय चुनाव आयोग है वो आपका किसका किसका चुनाव कराता है? देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा। सबसे बहुत ध्यान देने वाली बात है कि राज्य विधानसभाओं का है, राज्य विधान परिषद का चुनाव नहीं कराता है चुनाव आयोग। ये बात आपको याद रखनी है। किसका कराता है? राज्य विधानसभाओं का चुनाव करता है। और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, अगर आप काउंट करें तो आपको 5 होंगे, 1 2 3 4 और 5, यानी कि इन लोगों का चुनाव कराता है। बाकी किसी का भी चुनाव जो हमारा भारतीय चुनाव आयोग वो नहीं कराता है। हमने आपको बताया कि प्रधान हो गया, आपका जिला अध्यक्ष हो, जिला पंचायत सदस्य हो गया, आपका नगर निगम, नगर पालिका, इन सब के चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग इनके चुनाव कराता है। इसका और काम क्या होता है? देश में मतदाता सूची तैयार करना। अगर आपसे पूछे कि देश में मतदाता सूची कौन तैयार करता है, तथा समय समय पर संशोधित करना और
पात्र मतदाताओं को सूची में जोड़ना, ये किसका काम है? ये भी आपका चुनाव आयोग का काम होता है। वो क्या करे कि मतदाता सूची तैयार करे चुनाव होने से पहले, और उसमें जो पात्र मतदाता हैं, यानी कि पता चला चचा मर गए थे पिछले साल और अगले साल उनकी जगह कोई दूसरा वोट डाला है, तो ऐसा नहीं है। तो वहां पे क्या है, जो वोटर नहीं है उनको, उनके वोट को हटाना, और जो नए वयस्क हुए हैं उनको क्या है, उनको ऐड करना। ये कहाँ पे है? ये किसका काम है? आपका निर्वाचन आयोग का काम है। अगला इसका काम है राजनीतिक दलों को मान्यता देना। राजनीतिक दल है, जैसे अगर आप चाहें तो आप अपना दल बना सकते हैं, लेकिन उसको उसके लिए आपको मान्यता लेनी होगी। कहाँ से? निर्वाचन आयोग। तथा उन्हें चुनाव चिन्ह वितरित करना। अब चुनाव चिन्ह यही देते हैं। अब ऐसा तो है नहीं अपने आप लेके पहुंच गए कि चलो घोड़ा हमारा चुनाव चिन्ह हो गया और हम चुनाव में खड़े, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना होगा? चुनाव चिन्ह आपको कौन देगा? चुनाव चिन्ह आपको देगा निर्वाचन आयोग। कौन देगा? निर्वाचन आयोग। और वही आपको मान्यता भी देगा। अगला है राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तथा क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी कह लीजिए या इसे राज्य पार्टी कह लीजिए, यानी कि जो राज्य की पार्टी है, राज्य पार्टियों का दर्जा देना चुनाव आयोग का कार्य। क्या चुनाव आयोग क्या करता है? कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, कौन सी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, इसका भी दर्जा कौन देता है? आपका कौन देता है? आपका चुनाव आयोग देता है। तो ये सारे काम जो है आपके किसके हैं? निर्वाचन आयोग कह लीजिए या फिर चुनाव आयोग। अब इसके बारे में देखेंगे कि किस भाग में है और इसके अनुच्छेदों में क्या क्या कहा गया है, इस चीज को देखेंगे। तो इसको है चुनाव आयोग की चर्चा संविधान के भाग 15 में। हम आपको बता चुके भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक है। कहाँ पे है? 324 से लेकर के 329 तक है आपके। इसमें हमने यहाँ पे आपके सभी अनुच्छेद लिख दिए हैं, जो भी है 6 अनुच्छेद। बाकी इसमें 2 ही 3 आपके इंपॉर्टेंट है और वहीं से प्रश्न अभी तक आए हैं। बाकी अनुच्छेद आज तक पूछे नहीं गए हैं एग्जाम में। जैसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 324। इसमें क्या है? निर्वाचन हेतु अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग में निहित किया जाए। इसका मतलब यह है कि जो चुनाव आयोग है वो क्या है? वो आपका चुनाव की क्या है? घोषणा करेगा। आपका उसके जो प्रशासन है वो देखेगा और क्या करेगा? आपका नियंत्रण रखेगा किस पे? इसमें निर्देश करेगा कि कैसे चुनाव कराना है, कहाँ पे कब चुनाव होना है और कितने चरणों में होना है। ये सारी चीजें क्या किसके अंडर में आती हैं? चुनाव आयोग के अंडर में। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? आपका संविधान के अनुच्छेद 324 में लिखा हुआ है। आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा कि चुनाव आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। आपको ये सारे ऑप्शन दिए होंगे 4, तो आपको बताना होगा 324। किसमें? 324। एक तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इससे भी इंपॉर्टेंट ये है, इसमें कहा गया है कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति तथा लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा। यानी कि आप एक लाइन में समझिए, भाषा मत समझिए। इसका मतलब यह है कि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति, उसे जो है धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर क्या है? चुनाव में पार्टिसिपेट करने से, चाहे वो चुनाव लड़े या फिर मतदान करने से, उसे रोका नहीं जा सकता। ये बात भी आपको याद रखनी है। कितने हैं आपके रोकने के लिए? धर्म, नस्ल, जाति और लिंग, याद रखना है आपको। अगला है अनुच्छेद 326। लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। किस पे? वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। तो वयस्क मताधिकार का मतलब यह है कि जिसने भी 18 साल की एज पूरी कर ली है वो क्या है? वो वयस्क हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे 18 साल से प्लस के जो लोग हैं, जो वयस्क हो चुके हैं, वही क्या है? मताधिकार होकर मत दे सकते हैं। और उन्हीं के द्वारा क्या होगा? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का निर्वाचन होगा। इससे कम एज वाले निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 327 विधायिकाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति, इसमें संसद की शक्तियों का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 328 में कहा गया है किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसे विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंधों में प्रावधान करने की शक्ति है। इसमें आपका किसका है? विधानमंडल को लेकर के, जो विधानमंडल के चुनाव है उसकी शक्ति बताई गई इसमें। और 329 में है निर्वाचन के मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है जो निर्वाचन के मामले हैं, जब जिस निर्वाचन के मामले में इस पे क्या है? आपका न्यायालय जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं निर्वाचन। जैसे आप मान लीजिए कोई नेता है, आप हिंदी में आ जाइए शुद्ध भाषा में जो आपको समझ आती है। जैसे कोई नेता है, अब वो चुनाव लड़ना चाहता है, वो योग्य है चुनाव लड़ने के या अयोग्य है? निर्वाचन आयोग चाहे तो उसको कह देगा कि तुम्हारी मान्यता रद्द, तुम चुनाव नहीं लड़ सकते। तो वो क्या है? वो न्यायालय नहीं जा सकता कि देखिए साहब निर्वाचन आयोग ने हमको भगा दिया,
क्या भागो, तुमको हम चुनाव नहीं लड़ने देंगे। तो क्या है, निर्वाचन के मामले में क्या है, आपका जो न्यायालय है वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्या, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और ये ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है हमारे संविधान में, तो संविधान के अनुच्छेद 329 में ये बात कही गई है। और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, आगे है संरचना। क्या, चुनाव आयोग की संरचना। हमने आपको बताया कि पहले एक सदस्यीय संस्था थी, उसके बाद में 3 सदस्यीय संस्था होती है, वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। मूल रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त थी, लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989, आपको याद रखना, 1989 के बाद इसे एक बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया। क्या, बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया। अब 1989 में एक संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 61। क्या, 61, इसमें क्या किया गया था, जो जो आपका वयस्क होने की जो आयु थी, जो मत देने की जो आयु थी, वो 21 वर्ष थी। पहले कितनी थी, 21 वर्ष थी। और 21 वर्ष से इसे घटाकर कब कर दिया गया था, 18 वर्ष। कब कर दिया गया था, 18 वर्ष। तो ये आपका कब हुआ था, 1989 में एक संविधान संशोधन हुआ। इस क्या नाम, चुनाव आयोग संशोधन अधिनियम 1989 के तहत क्या किया गया था, पहले तो आपका जो एक सदस्यीय संस्थान था, इसे 3 सदस्यीय कर दिया गया। और आपका 61वां संविधान संशोधन करके 21 वर्ष की जो उम्र थी उसे 18 वर्ष कर दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त, सीईसी तथा अन्य चुनाव आयुक्त जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर चुना जाता है, वे इसमें शामिल होंगे। अब इस लाइन का मतलब यह है, एक सेकंड रुकिएगा। इस लाइन का यहाँ पे मतलब ये है कि जो चुनाव आयुक्त हैं, या फिर जो अन्य चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर अन्य चुनाव आयुक्त हैं, उनकी जो नियुक्ति है वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। पहली बात आपको याद रखना है, लिख लेना, नियुक्ति कौन करता है इनकी, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे, त्यागपत्र भी ये देंगे राष्ट्रपति को। अब यहाँ पे अगर और गहराई में जाएंगे तो देखिए, 2023 से पहले, किससे, सन 2023 से पहले क्या था, जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त और जो चुनाव आयुक्त थे, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता था। आज भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन कुछ चीजों में बदलाव हुआ। चीजें बदले क्या, 2023 से पहले जो इनकी नियुक्ति थी वो क्या है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करता था। किसकी सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता था। लेकिन सन 2023 में सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देती है और वो ये कहती है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त और जो चुनाव आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद के सलाह पर न होकर के एक कमेटी बनाई जाएगी, और उस कमेटी की सलाह, कमेटी जिस नाम को सजेस्ट करेगी उसी को नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति। अब वो कमेटी कौन सी है, कितने सदस्य है, उसमें कौन कौन है, ये जानिए। अब जो कमेटी बनाई गई, कमेटी बनाई गई, अब इस कमेटी में 3 सदस्यीय कमेटी, कितने सदस्य, 3 सदस्यीय कमेटी। पहला इसमें होंगे पीएम, कौन, पीएम। और दूसरे होंगे विपक्ष के नेता, कौन, लोकसभा में विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता। तो ये 2 हो गए। और तीसरे खुद कौन होंगे, सीजेआई, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। और अब ये 3 लोग मिलकर के जिसका भी नाम सजेस्ट करेंगे राष्ट्रपति के सामने, इन्हें जो है सीईसी या फिर ईसी बनाया जाए, ये क्या करेंगे, उन्हीं की नियुक्ति कर सकते हैं, किसी अन्य की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। ये अभी आपका करंट में भी है, चल रहा है, इस पे चर्चाएं भी बहुत चली हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे संसद में बहुत सारी चर्चाएं हुई। अब एक चीज तो आपको ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक इसमें और है कि अगर मान लो जिस समय नियुक्ति करनी है उस समय लोकसभा क्या है ही नहीं, या फिर उसमें विपक्ष का कोई नेता नहीं है, तो उस समय पे आपका तीसरा सदस्य कौन होगा, तो उस समय क्या है कि लोकसभा में संख्या बल के आधार पर, क्या, संख्या बल के आधार पर जिस भी पार्टी का जो नेता होगा, जिसकी संख्या सर्वाधिक होगी, उसमें उसके अध्यक्ष को क्या है, इसमें शामिल किया जाएगा। अब ठीक है, तो अब इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इनका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल होता है 6 साल, 6 साल या फिर 65 वर्ष की उम्र। क्या, 6 साल या फिर 65 वर्ष की उम्र।
नियुक्ति राष्ट्रपति, त्यागपत्र राष्ट्रपति, पहले 2023 से पहले नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर, और 2023 के बाद से आपकी 3 सदस्यीय कमेटी के आधार पर। उस कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और सीजेआई। अब इनकी जो कार्यकाल है वो 6 साल या फिर 65 वर्ष, क्या 6 साल या फिर 65 वर्ष की उम्र होती है। अगला पॉइंट है सीईसी और ईसी का वेतन तथा सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के बराबर होती है। किसके बराबर होती है आपकी? ये कैबिनेट सचिव रैंक का अधिकारी होता है। कौन? आपका सीईसी या फिर ईसी आपका किसके रैंक का होता है? कैबिनेट सचिव। अगला है इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है। कौन सा दर्जा प्राप्त होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है, और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। अब एक बात बताइए, इन्हें अगर सब कुछ न्यायाधीशों के जगह जैसे मिल गया, आपका कैबिनेट सचिव के बराबर मिल जाए, तो इसलिए क्या है, इन्हें जब हटाना होगा तो ऐसा नहीं है राष्ट्रपति पकड़ के हटा देंगे, चलो हमने तुम्हें बिठाया था तुम भागो यहाँ से, या प्रधानमंत्री कहेंगे तुम बढ़िया काम नहीं कर रहे तुम भी निकलो यहाँ से, हाँ अपना बोरिया बिस्तर बांध के। नहीं, इनके लिए भी क्या होगा, इन्हें हटाने के लिए आपको महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ेगी। कैसी प्रक्रिया लानी पड़ेगी आपको? महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने इनको दर्जा किसका दे रखा है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष का दर्जा दिया है। किसका? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा दिया है, तो आप क्या करेंगे, हटाने के लिए भी इनके क्या है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। कौन? महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगानी पड़ेगी, तब आप इनको क्या है, इनके पद से मुक्त कर सकते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। आगे देखेंगे, अगला है वही चीज जो है जो हमने आपको अभी बताई थी कि 2023 में न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की पीठ में सर्वसम्मत निर्णय सुनाया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी। ये वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब विपक्ष का नेता नहीं है तो सबसे बड़े दल का विपक्ष का नेता ये हो जाएगा, ठीक है। और 61वां संविधान संशोधन 1989, इसमें क्या था, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा चुनाव के मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। तो ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए, चुनाव आयोग जो है वो अपने मतदाताओं को सुविधा देने के लिए, जानकारी देने के लिए क्या करता है, कुछ एप्लीकेशन या फिर पोर्टल लॉन्च करता है, और ये आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि ये वाला जो आपका जिसे पूछ लिया आपसे, एक पोर्टल है सुपेश पोर्टल। कौन सा है? सुपेश पोर्टल। किसका किससे संबंधित है? तो वो आपका है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। तो बहुत बार आया है, तो इसी तरह से हमने आपको कुछ लेके आए हैं। जैसे चुनाव आयोग का जो टोल फ्री नंबर है वो आपका 1950 यानी कि 1950। ये किसका टोल फ्री नंबर है? आपका चुनाव आयोग का। किसका है? चुनाव आयोग। याद आप ऐसे रखेंगे, इसका गठन ही 1950 में हुआ था। बताया था हमने आपको 25 जनवरी 1950 में क्या होता है, इसका गठन हुआ था। तो इसका क्या है, टोल फ्री नंबर है 1950। अब देखो, एक है स्वीप ऐप। कौन सा? स्वीप ऐप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 बार ये आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि स्वीप ऐप का संबंध किससे है। आपको 4 दे देगा, चुनाव आयोग दे देगा, संसद दे देगा, आपको हाई कोर्ट दे देगा, आपको सुप्रीम कोर्ट दे देगा। तो आपका जो स्वीप ऐप है ये आपकी किससे संबंधित है? चुनाव आयोग से। सी विजिल ऐप, ये भी आपकी चुनाव आयोग से संबंधित है। केवाईसी ऐप, ये भी आपकी, ये इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केवाईसी आप ज्यादातर कहाँ सुनते हैं? बैंक में सुनते हैं। कहाँ पे सुनते हैं? बैंकों में सुनते हैं कि सर केवाईसी करा लीजिए नहीं तो आपका खाता बंद हो जाएगा, और आप केवाईसी कराने पहुंच जाते हैं। तो बैंक में ही नहीं, लेकिन जो केवाईसी ऐप है वो किसकी है? ये केवाईसी आपने टर्म तो सुना होगा बैंक में ज्यादा, लेकिन जो ऐप है ये आपकी निर्वाचन आयोग की है। एक और है आपकी वोटर हेल्पलाइन ऐप, तो ये तो आपको पता ही होगा कि वोटर हेल्पलाइन ऐप है तो आपकी चुनाव आयोग की। एक है सक्षम ऐप और सीईओ वेबसाइट, ये एक वेबसाइट है चुनाव आयोग की। और सक्षम ऐप, ये एक, ये भी इंपॉर्टेंट है ये। और ये 3 जो है आपके एग्जाम में 2 से 3 बार क्या है, आ चुकी हैं, पूछी जा चुकी है। तो इसलिए आपको ये कुछ ऐप और जो आपके पोर्टल है इनको भी आपको याद रखना है कि ये कहाँ से हैं, ये किनके हैं, आपके चुनाव आयोग के द्वारा क्या किए गए हैं, इन्हें लॉन्च किया गया है। आगे देखेंगे, तो आगे है राष्ट्रीय दल। क्या? राष्ट्रीय दल। राष्ट्रीय दल का मतलब ये हो गया कि जो भी आपके हमारे देश में चुनाव लड़ती हैं यानी कि राजनीतिक पार्टियां। क्या? राजनैतिक दल। अब देखिए, भारत में किसी भी राजनैतिक दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रतीक आरक्षण एवं आवंटन अधिनियम 1968 के पैराग्राफ
6 खा के अनुसार प्रदान की जाती है, जो कि निम्नलिखित है। चुनाव आयोग है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा देता है और चुनाव आयोग चुनाव प्रतीक आरक्षण अधिनियम 1968 के तहत देता है। अब उसके लिए क्या शर्तें हैं, तो आपको शर्तें जानना है कि कौन सी शर्तें हैं। देखो, 6B राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हैं शर्तें। शर्तें हैं, एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा यदि और वह केवल इन 3 शर्तों में से किसी भी एक शर्त को मानता है, यानी कि किसी भी एक शर्त को पूरा कर लेता है तो क्या है, उसे आपका राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, और सबसे लेटेस्ट में किस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है ये आप कमेंट में जरूर बताएंगे, और नहीं पता है तो आप मफलर बांध के और झाड़ू लेकर के कृपया मकान साफ करें अपना। तो अब आप बता सकते हैं कि किस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। मफलर बांधिए और क्या करिए, घर में झाड़ू मारिए। पहला है, कोई पंजीकृत दल 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों की कम से कम 2% सीटें हासिल की हैं। क्या कोई भी एक पंजीकृत दल है जिसने 3 अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ा है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोकसभा की सीटें होती हैं, उनके उस हिसाब से क्या है 2% सीटें हैं जो हैं आपकी 3 राज्यों में हासिल की हैं, तो क्या होगा, उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। पहली शर्त। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो ये कर लीजिए, कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाया हो, यानी कि कोई राष्ट्रीय दल 4 राज्यों में या तो फिर लोकसभा में या फिर वहां पे जो विधानसभा है उसमें क्या है 4 अलग अलग राज्यों में जो जितना भी मतदान हुआ है उसका 6% मत पाए हों और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हों। पहले तो 4 राज्यों में 6% मत पाए हों और लोकसभा में कम से कम मिनिमम 4 सीटें होनी चाहिए, तो आपको क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। क्या, राष्ट्रीय दल का आपको दर्जा दे दिया जाएगा। अब आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये कर लीजिए, क्या, किसी भी दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्यीय दल की मान्यता प्राप्त हो। या तो आप क्या करिए, 4 राज्यों में राज्य दल का आप मान्यता प्राप्त कर लीजिए, आप क्या है राष्ट्रीय दल अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 शर्तें हैं, इनमें से कोई ना कोई एक आपको पूरी करनी पड़ेगी। देखो, 15 मई 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार देश में निम्नलिखित 6 राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल मान्यता प्राप्त हैं। 2023 में क्या है, 2023 में एक अधिसूचना जारी की हमारे निर्वाचन आयोग ने, और उसमें क्या किया, 3 पार्टियों का दर्जा, 3 जो पार्टियां थी राष्ट्रीय पार्टियां, इनका दर्जा खत्म, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया। क्या, क्यों, क्यों, इन्होंने जो 3 शर्तें हैं इसमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं कर पाई थी, और एक ऐसी पार्टी थी जिसे क्या किया, राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया। तो 2023 से पहले अगर आपसे पूछे कि कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां थी तो कितनी थी, 8। कितनी थी, 8। अब देखिए, 8 थी और 3 इसमें से हटा दी, 3 का खत्म कर दिया, आपकी 5 बची और एक और ऐड कर दी, एक और ऐड कर दी, तो आपकी वर्तमान में कितनी हो गई आपकी राष्ट्रीय पार्टियां, तो वर्तमान में आपकी राष्ट्रीय पार्टियां हैं 6। कौन कौन सी है वो देखेंगे। एक तो है आपकी मफलर वाली पार्टी, कौन सी, मफलर वाली पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी। दूसरी है आपकी भारतीय जनता पार्टी। तीसरी है आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चौथी है बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और छठी है आपकी नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी कि एनपीपी। तो ये जो 6 राष्ट्रीय दल हैं हमारे देश में वर्तमान में, और जो 3 थे उन्हें हटा दिया गया। वो कौन सा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका दर्जा छीन लिया गया। टीएमसी, इसका भी दर्जा छीन, ये हमारी बुआ जी की पार्टी है। और ये राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, इनका क्या किया, इन 3 का राष्ट्रीय दल का दर्जा समाप्त कर दिया गया। और एक आम आदमी पार्टी थी यानी कि मैंगो आदमी पार्टी, लिख लो है, मैंगो मैन पार्टी। चलो, आम आदमी पार्टी को क्या किया गया, आम आदमी पार्टी यानी कि मैंगो मैन पार्टी को क्या किया गया, राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया गया। कब, 2023 में। कब, 2023 में। और 3 पार्टियों का दर्जा खत्म कर दिया गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, टीएमसी और राष्ट्रीय जनता दल। तो आपको याद रखना है, इन 3 का दर्जा खत्म किया गया और आपको आम आदमी को क्या किया गया, इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया। तो आपको ये चीज याद रखनी है। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, आपसे ये नहीं पूछेगा कि मायावती 12, वो मायावती जी बता रहे, अब
मोदी जी जो हैं या राहुल गांधी हैं वो वायनाड से लड़े लड़े थे, कितने वोट पाए, वहां गए या नहीं गए, या वहां भाषण दिया था, वहां क्या करे हैं, क्या कहे हैं, और कि बताए हैं कि खटाखट खटाखट आएगा या फटाफट फटाफट जाएगा, क्या होगा, इन सब से आपको कोई मतलब नहीं है। किसने अपने चुनाव में वादे किए हैं, आपको सब पता है कि नेता जो है, कहने को नेता जो है जनता के सेवक कहे जाते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वो जनता के चूसक होते हैं। क्या होते हैं, जनता के चूसक होते हैं। याद रखना, कोई नेता आए उसे बता देना कि ना जनता के चूसक हैं आप। कौन है, जनता के चूसक। तो इनसे हमें मतलब नहीं है कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। वैसे भी इलेक्शन से पहले नेता हमारे पीछे होते हैं 10 से 15 दिन के लिए, और बाकी के जो 5 साल होते हैं बचे हुए, उस समय में क्या होता है, हम नेताजी के पीछे होते हैं। तो अब आपको अपने आप फैसला करना है, आपको नेताजी के पीछे होना है या नेताजी को अपने पीछे लगाना है। अगर आपकी जॉब होगी तो हो सकता है नेताजी आपके पीछे हो, नहीं तो फिर नेताजी के पीछे आपको झंडा लेके तो चलना ही पड़ेगा। आगे देखेंगे 2024 के जो रिजल्ट है उनके बारे में, जो कुछ चीजें हैं, दो एक चीजें उन्हें जान लेते हैं। एक तो हो गया एनडीए। एनडीए का फुल फॉर्म हो गया नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें आपकी मेन पार्टी कौन सी है, बीजेपी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। इसकी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है। अगला है यूपीए। यूपीए का मतलब है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसमें मेन पार्टी कौन सी है, कांग्रेस। कौन सी है, कांग्रेस, यानी कि हाथ का पंजा राहुल गांधी वाला। अब एक अलायंस बना था इस बार, INDIA, यानी कि जिसे हम इंडी अलायंस भी कहते हैं। कौन सा अलायंस भी कहते हैं, INDI, और अलायंस भी, इसे हम इंडी अलायंस भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। क्या, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। तो आपको याद रखना है, ये क्या है आपकी, इसकी फुल फॉर्म है। अब एनडीए को 2024 में कितनी सीटें मिली, 292 सीटें मिली, और जो इंडिया अलायंस है इसे कितनी मिली है, 232 सीटें मिली। ये आप दो नंबर याद रखेंगे कि इनको जो है इतनी इतनी सीटें मिली। तो इसी के साथ में हम आज की अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप कृपया वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों में बताएं, और दोस्तों को भी जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करें, वीडियो को शेयर करें। आप लाइक कर सकते हैं, एक हमारी मेहनत को प्रेज करने के लिए आप एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही होगा, ताकि आपको ऐसी जानकारी पे क्या है और भी वीडियो मिलती रहे। बाकी जो हम आपका अपना यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, वो हमारी सीरीज जो है आगे जारी रहेगी। धन्यवाद, राधे राधे।